Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur Hassan, and I hope you all are doing well. Dear students, अगर आप लोग अपना NTS NET 3 देने जा रहे हैं for your 2025 admissions, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को करवाऊंगा तमाम NTS NET के पास्ट पेपर को सब्जेक्ट पोर्शन के लिहाज से जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसमें स्पेसिफिकली टारगेट मैंने किया है एनटीएस नेट 3 को, और अगर आप लोगों ने एनटीएस नेट 4 में भी अप्लाई कर रखा है, यानी जिन स्टूडेंट ने अभी मार्च वाला नेट देने जाना है और अप्रैल वाला देने जाना है, और ये आप लोगों को बहुत रिकमेंडेड है। मार्च में अगर नहीं भी आपने अप्लाई किया था तो अप्रैल वाले में लाजमी अप्लाई कर लो। अल्लाह के बंदे, आप किस चीज के वेट में हो? अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाले ये नेट है बस, इसके बाद वाला नेट एक्सेप्ट नहीं होगा। ये चीज माइंड में बिठा लो, यानी तब तक एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। सितंबर से तो यूनिवर्सिटी में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो अगस्त में जाके सोचो होगा तो तब कौन सा नेट आप दोगे? वो तो अगले साल फिर वैलिड होगा ना। ठीक है, वो तो अगले साल के एडमिशन 2026 के लिए होगा। तो थिंग इज कि अगर आपने अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेनी है तो ये चीजें नहीं गाइड की जाती, नहीं पता होती बच्चों को। तो ये मेरी बात याद रख लो, नेट कौन सा देना है? अप्रैल वाला नेट आप इसको फाइनल समझो। क्यों? अप्रैल के बाद कौन सा महीना है? मई वाला। मई के बाद कौन सा है? जून वाला। भाई आपका अप्रैल वाला नेट दे लो। मई जून के अंदर तो बोर्ड के एग्जाम्स और वो प्रैक्टिकल की टेंशन पड़ी होनी है। ठीक है, तो उस वक्त तो फास्ट के टेस्ट हैं। सिंध वाली साइड के जो स्टूडेंट हैं उनके भी वो मेहरान यूनिवर्सिटी के शुरू हो जाने हैं टेस्ट वगैरह, एनईडी वगैरह के यूनिवर्सिटी के टेस्ट शुरू हो जाने हैं, ई कैट आप लोगों का आ जाना। तो थिंग इसके ये वाला राइट टाइम है नेट को तैयार करने का। तो अप्रैल वाले टेस्ट में लाजमी अप्लाई कर लो। ठीक है, अप्रैल वाले टेस्ट में लाजमी आप लोगों ने अप्लाई करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एनटीएस नेट 3 2025 के तमाम सब्जेक्ट पोर्शन की डिटेल को। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों ने सब्जेक्ट पोर्शन में 30 आउट ऑफ 30 को कैसे अचीव करना है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट पैटर्न के हवाले से मैं गाइड कर दूं कि आप लोगों के एनटीएस नेट के पेपर के अंदर आप लोग जानते भी होंगे, अगर कुछ स्टूडेंट नहीं जानते जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है नेट का, तो जरा उनके लिए मैं आप लोगों को एक दो चीजें बता देता हूँ कि एनटीएस नेट के अंदर आप लोगों को 30 एमसीक्यू सब्जेक्ट पोर्शन में होंगे। रिमेंबर, यहाँ पे मैंने इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया हुआ, यहाँ पे इंग्लिश को मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ सब्जेक्ट पोर्शन में। जस्ट मैंने किसको इंक्लूड किया? फिजिक्स। इंग्लिश पे अलग से वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स के आप लोगों के 30 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आप लोगों का केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का आप लोगों के 30 एमसीक्यू, आप लोगों के सॉरी 10 एमसीक्यूज होंगे। टोटल 30 है ना आप लोगों के। फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के आप लोगों के 10 एमसीक्यूज होंगे, कंप्यूटर साइंस के आप लोगों के 10 एमसीक्यूज होंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे मैथ के अंदर भी 10 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आप लोगों के बायो के अंदर भी 10 एमसीक्यूज होंगे। तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट पोर्शन की डिवीजन होगी। अब कंबिनेशन किस किस तरह का बनेगा जो आप स्टूडेंट देने जाएंगे? एक होंगे आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, एक आप होंगे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट। अब जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है उनकी कैटेगरी बनेगी, मैथ का उनका पेपर आएगा, उनके टेस्ट के अंदर मैथ का पोर्शन आएगा, और उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, और साथ में उनको आएगा फिजिक्स का पोर्शन। तो ये आप लोगों के 10 एमसीक्यूज आएंगे, और टोटल आप लोगों के कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। गॉट इट। उसके बाद आप लोग आएंगे मेडिकल वाले स्टूडेंट। मेडिकल वालों का क्या हिसाब बनेगा? उनका मैथ की जगह पे बायो होगा, केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री ही होगा, और फिजिक्स की जगह भी फिजिक्स ही होगा। तो ये टोटल 30 कैसे बनेंगे? 10 बायो, 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स। गॉट इट। तो 30 बन गया। उसके बाद आओगे आप आईसीएस वाले बच्चे। आईसीएस वालों का मैथ की जगह तो मैथ ही होगा ना, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर साइंस, और फिजिक्स की जगह पे फिजिक्स होगा। तो जो ज्यादातर स्टूडेंट देने जा रहे हो वो आप लोगों के 10 मैथ, 10 कंप्यूटर साइंस, 10 फिजिक्स, तो आप लोगों के 30। तो थिंग इज कि आप लोग जिस भी डिसिप्लिन से आप लोगों का है, आप लोग जिस भी डिसिप्लिन से हो, आप लोगों के ये 30 एमसीक्यू सब्जेक्ट पोर्शन के आएंगे। 10 ईच आएंगे एमसीक्यूज। गॉट इट। तो ये आप लोगों के टेस्ट के अंदर होगा। अब इसमें दो तीन चीजें ये है कि अगर ओवरऑल मैं पैटर्न की बात करूं तो ओवरऑल पैटर्न के अंदर आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे ओवरऑल पैटर्न के अंदर आप लोगों को जो चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, वो आप लोगों के ये होंगे कि जो क्वांटिटेटिव मैथ है या क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इसके एमसीक्यूज जो आप लोगों को नंबर ऑफ एमसीक्यूज मिलेंगे, ये आप लोगों को 20 मिलेंगे। उसके बाद जो एनालिटिकल रीजनिंग है, इसके भी आपको नंबर ऑफ एमसीक्यूज 20 मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 का और ये 40 के बनते हैं, तो ये 70। और साथ में इंग्लिश के आप लोगों को 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आप लोगों के
और सब्जेक्ट पोर्शन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उसके टोटल 30 बन गए। तो इस तरह ये 50, 70 और 90, तो टोटल जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे ना, नंबर ऑफ एमसीक्यूज, कई बच्चों को ये बातें पहले पता होंगी, ठीक है, फिर भी बता दिए 90 होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जो मार्क्स होंगे ना, वो आप लोगों के कितने होंगे, वो 100 होंगे। और आप लोगों को कितना सेफ स्कोर करना है, आप लोगों ने टारगेट रखना है 90/100 का। ये सेफ स्कोर है, इस पे 100% एडमिशन कंफर्म हो जाता होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स का पोर्शन किन किन टॉपिक्स के अंदर से पूछा जाता है। पहले आपको वो टॉपिक्स बता देता हूँ ना, उसके बाद ये देखो, ये ओरिजिनल पेपर है, ये फिजिक्स का, फिजिक्स के एमसीक्यूज है। फिजिक्स ज्यादा टफ लगती है बच्चों को, इसके ज्यादा ऐड किए मैं। उसके बाद ये आप लोगों के पास मैथ आ जाएगी, फिर कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, तो ये तमाम मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को क्या बता दूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो भाई फिजिक्स है ना, फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोगों ने अपना एनटीएस नेट 3 मार्च वाला, मार्च 2025 के अंदर देने जा रहे हो, जो कि आप लोगों का 8 मार्च इंशाल्लाह ताला 2025 को टेस्ट होगा, उसके लिए आप लोगों ने फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है, याद रख लो। एक आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। अब ये इतना पहले पहले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन लास्ट दोनों नेट में यहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एवरग्रीन टॉपिक है ना, जिसको हम बोलेंगे हमेशा बिल्कुल आता हर टेस्ट के अंदर, वो डायमेंशन के रिलेटेड है, डायमेंशन के रिलेटेड है। फिर आपका वर्क वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से वर्क में से बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट देके सीधा सीधा वर्क डन आ जाता है, ठीक है। तो ये डायमेंशन वर्क वाला आ जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर और स्केलर के अंदर से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर पावर के अंदर से आप लोगों से चीजें पूछी जाती हैं। फिर रेजिस्टेंस के अंदर से, ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर से। फिर जो ओहम्स लॉ है उसके अंदर से। अच्छा, अगर आप एक चीज देखेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अलावा बाकी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन ये ज्यादातर जो है ना, वो मैट्रिक के टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हमारे पास ये ओहम्स लॉ के रिलेटेड, इनके रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। उसके बाद वेव्स वाला, और वेव्स के टाइप्स, यहाँ पे मैं वेव्स टाइप्स लिख देता हूँ, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेशली, ठीक है। इनके डेफिनेशन के अंदर से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद एक मैं अलग से एक हेडिंग बना देता हूँ डेफिनेशंस की, कि भाई जितनी डेफिनेशंस हैं उनको एक दो दफा लाजमी पढ़ के जाना है। उसके बाद जो यूनिट्स हैं वो भी लाजमी तौर पे आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर से जो मॉडल्स है, जैसे सेकंड ईयर के अंदर मॉडल है, जैसे एक बोहर का मॉडल है और एक रदरफोर्ड मॉडल है, तो ये वाले दोनों मॉडल को आप लोगों ने लाजमी तौर पे पढ़ के जाना है। तो ये फिजिक्स के कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से चीजें पूछी जाती हैं। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो ड्रैग फोर्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, A1V1 इक्वल टू A2V2, यहाँ से इतने दफा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आने के चांसेस हैं। और उसके बाद हमारे पास जो थर्मो डी के रिलेटेड है, फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनामिक्स के बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स के रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को गाइड की हैं। आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि फिजिक्स के किन किन टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आप लोगों को मैथ का बता देता हूँ। अच्छा, ये मैं एडवांस मैथ की बात कर रहा हूँ या मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मैथ आप लोगों के सब्जेक्ट पोर्शन में आएगा। यहाँ पे ये वाली मैं बात बेसिक मैथ की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक मैथ पे अलग से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आज सिर्फ सब्जेक्ट पोर्शन की बात की जा रही है। आज सिर्फ हम बात करेंगे सब्जेक्ट पोर्शन में, हाउ टू इज 30/30, हाउ टू गेट 30/30, ठीक है। अच्छा जी, तो मैथ के अंदर सबसे पहले आप लोगों का एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, एल्जेब्रा के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से। उसके बाद जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, यहां से कोई बहुत एडवांस के क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये सीक्वेंस सीरीज या ट्रिग्नोमेट्री की। और उसके बाद जो कम्बिनेशन परमुटेशन है, ये वाले वो मैंने टॉपिक लिखे हैं जिनको हर हाल में आप लोगों को करना है। उसके बाद सिंपल आप लोगों को इवेल्युएट करना का बोला जाएगा, कि इवेल्युएट करो, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करो, फाइंड एक्स वैल्यू, कुछ इस तरह से होंगे। तो ये वाली चीजों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हाँ, इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का एक एक एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पूछा जाए। लेकिन फिर भी बोलूंगा कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आप लोगों को बिल्कुल बेसिक हद तक पता होना चाहिए, जिसके एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों से अगर मैं बात करूं, तो लिमिट के रिलेटेड लिमिट को सिंपल पुट करना वो आपको पता होना चाहिए। और इंटीग्रेशन के अंदर से भी जो फाइनाइट इंटीग्रेशन है ना, फाइनाइट इंटीग्रेशन जिसके लास्ट पे सी नहीं अप्लाई करते हैं कांस्टेंट, वो वाला लाजमी तौर पे देख लेना है। अच्छा जी, ये मैथ के रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को बताई हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं ना, केमिस्ट्री के अंदर सिंपल जो आप लोगों के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट पढ़ के जाओ,
कंप्लीट पढ़ के जाओ जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है। मीनवाइल अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना, बड़ा हेक्टिक और आप में से टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई करेगा भी वैसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ ना केमिस्ट्री की आप लोग बुक रीडिंग करो। अल्लाह के बंदो, बुक रीडिंग करना मैं इसके मतलब इस हद तक मतलब फेवर में हूँ कि भाई यूईटी का ई कैट तैयार कर रहे हो ना, प्यास का टेस्ट तैयार कर रहे हो, ये केमिस्ट्री का रीडिंग करना बनता है, ठीक है। उसमें से वो चीजें रिपीट होती हैं। भाई एनटीएस नेट जिसमें केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज हैं, उसके लिए आप इतना ज्यादा रीड करोगे, उतना ज्यादा प्रेशराइज होगे, तो वो उसमें से चीजें आती भी नहीं है ना। ये रेलिवेंसी नहीं है, रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी क्या है? एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लाजमी तौर पे पढ़ लेना। केमिस्ट्री के लिए आप लोगों ने इन तमाम जो चीज़ें मैं आपको बताई हैं कि आप लोग एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और उसके बाद हमारी वेबसाइट passpk.com पे भी आपको एमसीक्यूज केमिस्ट्री के मिलेंगे, उनको भी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। सेम गोज फॉर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के भी नोट्स अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे भी आप लोगों ने बुक रीडिंग कर लेनी है, स्पेशली जो सी लैंग्वेज है, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो कीज वाला टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो एम एस एक्सेस वाला हमारे पास चैप्टर आता है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और बायो का भी आप लोगों ने सिंपल जो आपके पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो वो लाजमी तौर पे चीजें आप लोगों ने कर लेनी है। उधर से भी आप लोगों का इंशाल्लाह ताला ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एनटीएस नेट के ओरिजिनल पास्ट पेपर करवाता हूँ इन तमाम सब्जेक्ट्स के। उससे पहले एक अनाउंसमेंट देख लो। देखो, हर महीने एनटीएस नेट हो रहा है। अगर तो आप एनटीएस नेट के टेस्ट की बाकायदा स्केजुअल वे में तैयारी करना चाहते हो ना, तो एनटीएस नेट आप लोगों ने अगर कवर करना है, ये मेरी अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनटीएस नेट 2025 का आप लोगों ने कवर करना है, तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन, हम लोगों ने प्रीमियम सेशन लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें आप स्पेशली एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाती है, जो हर महीने हो रहे हैं। कोई सा महीना लेके आ जाओ कि सर हमने अप्रैल वाला नेट तैयार करना है, हमने मई वाला करना है, हमने जून वाला करना है, तो आपको एनटीएस नेट की मुकम्मल तैयारी करवा देंगे। कैसे? एक तो आप लोगों की डेली हमारे पास लाइव क्लासेस होंगी। उन लाइव क्लासेस के अंदर ना पता हमारा क्या स्केड्यूल होता है। जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं उसमें आपका पूरा सब्जेक्ट पोर्शन कवर होगा। उसमें सब्जेक्ट पोर्शन के साथ साथ आप लोगों का बेसिक मैथ भी कवर होगा। आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट्स कवर होंगे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है। तो आप लोगों के तमाम वो सब्जेक्ट पोर्शन कवर होंगे, बेसिक मैथ को कवर होगा। फिर एनालिटिकल रीजनिंग के लिए भी अलग से क्लास रखी हुई है, और साथ बेसिक मैथ के लिए भी जो आप लोगों की संडे को क्लास हो रही है, जो आप लोगों की थर्सडे को क्लास हो रही है, तो उसमें अलग से भी एनालिटिकल और बेसिक मैथ को टारगेट किया जाता है। उसके बाद जितना प्रैक्टिस मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद लेक्चर नोट्स है हमारी पीडीएफ, वो हम आपको शेयर करेंगे। और हमारे हर जो महीने के लेक्चर्स हैं ये अपडेटेड होते हैं, हमारा हर प्रीमियम सेशन अपडेटेड होता है। अब पहले हमारे पास जो पीडीएफ होती थी उनको मजीद अपडेट किया, उसके बाद और ज्यादा अपडेट किया, अभी लेटेस्ट पैटर्न पे हमारी पीडीएफ चल रही है, लेक्चर नोट्स चल रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम है जिसका काम ये है कि हर महीने जो नेट होते हैं ना उनके एमसीक्यूज उन पीडीएफ में ऐड करना, ताकि अपडेट से अपडेट चीजें आपको करवाई जाएं। तो इधर उधर से ओरिजिनल पेपर एनटीएस नेट के नहीं पता चलते हैं, कौन से हैं कौन से नहीं है, बच्चों के भी इतना याद नहीं रहते। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बैंक है। अगर आप एक स्केजुअल वे में और प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो ना नेट की, तो हमारे प्रीमियम सेशन में आज आपलोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी, जिसमें ना सिर्फ एनटीएस नेट की तैयारी मिलेगी बल्कि प्यास का राउंड 2 3 भी मिलेगा, तैयार आपको करवाया जाएगा। नस्ट की तैयारी करवाएंगे, ई कैट 1 2 की जीकी फास्ट है, कॉम सेट साइट यू पंजाब यूनिवर्सिटी एयर बहरिया आईबी राउंड 2 मेहरान एनईडी लम्स यू सेट, इन तमाम यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी मिलेगी। अभी सबसे पहले आप एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके इस नंबर का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर को पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ सेव करना है। और उसके बाद इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना, आपको तमाम डिटेल्स भेजी जाएंगे। अपनी कंफर्मेशन करने के बाद हमारे सेशन में आज फिर एनटीएस नेट की टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको 100% गारंटीड है कि आपका एनटीएस नेट का टेस्ट क्लियर होगा। और एनटीएस नेट जो है ना ये कॉम सेट्स का भी एनटीएस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनटीएस नेट में भी हर महीने हो रहे हैं, और हर महीने बच्चों के 90 प्लस आ रहे हैं। 80 प्लस तो एक लाइन लगी हुई है ना। अब इतने रिजल्ट है, बंदा लिख 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 के और बना बना के रिजल्ट कंपाइल कर करके बंदा थक जाता है, इतने ज्यादा रिजल्ट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप देखिए हमारी सक्सेस स्टोरीज में आपको पता चलेगा। एनटीएस नेट पे अलग हमारे रिजल्ट्स हैं, कॉम सेट्स पे अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कॉम सेट्स वाले एनटीएस भाई अलग अलग है। कॉम सेट्स में जो लास्ट ईयर हुए हमारे स्टूडेंट टॉप किए, अभी स्प्रिंग में हुए हैं एडमिशन, स्प्रिंग में। और उसमें जाके हमारी कम्युनिटी पोस्ट देखें जाके, जो वो यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पता चलेगा स्प्रिंग में हमारे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और
टॉप की फील्ड में हुए हैं, तो ये हमारे प्रीमियम सेशन के सारे स्टूडेंट होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी ये हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन करना, और फीस जस्ट 6,000, और ये वन टाइम पे करनी है। कोई ये महीने की फीस नहीं है, कोई ये मंथली फी पे नहीं करनी, 2 महीने 3 6 महीने के बाद फी दोबारा नहीं पे करनी है जिस तरह आप अकेडमीज कॉलेजेस में करते हो। भाई जिंदगी में एक दफा ये 6,000 आपको पे करना है। उसके बाद आप लोगों को जब तक एनटीएस नेट क्लियर नहीं होते, तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट क्लियर नहीं होते, एडमिशन आप लोगों का कंफर्म नहीं होता, तब तक ये फी वैलिड रहेगी। आप लोगों को एक चांस दिया जाएगा कि आप लोग पूरा लाइव क्लास में सिलेबस खत्म करो, उसके बाद एक दोबारा चांस दिया जाएगा दोबारा। तो ये चांसेस आप लोगों को इतने दिए जाएंगे जब तक आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कंफर्म नहीं होता। एक दफा आपका लाइव क्लास में पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा, फिर मल्टीपल टाइम आप लोगों की रिवीजन होंगी। तो ये हमारे प्रीमियम सेशन में फीचर्स हैं। रिकॉर्डेड सेशन अलग से पूरा दे दिया जाता आते ही, फिर डेली लाइव क्लासेस में पूरा आपका सिलेबस खत्म होगा, लाइव क्लासेस में सिलेबस खत्म होगा, पास पेपर के जो एमसीक्यूज का सोल्यूशन है वो लाइव क्लास में करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को मिलेंगी। सो मेक श्योर यू हैव परचेज्ड आवर प्रीमियम सेशन, एंड मेक श्योर कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि ये तमाम वीडियोस भी आप लोगों को तभी मिलेंगी। तो आए अब जरा हम पास पेपर को सॉल्व करते हैं। ये आप लोग नंबर को नोट कर सकते हो, 0304066600। लेकिन जी आ जाए, अब हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एनटीएस नेट के ओरिजिनल पास पेपर। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यहाँ पे देखोगे तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। अब एक्सेलरेट यूनिफॉर्म कर रही है तो मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, सोचो। एक्सेलरेशन तो हमारे पास कांस्टेंट है, रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब वो यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी होता है। तो उसकी वेलोसिटी पहले जीरो, फिर कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई करेंगे तो ये 20/4 हो गया, तो कितना बना, 5 हमारे पास बना। तो हमारे पास कितना एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव। अब ये तमाम एमसीक्यूज आप लोगों के नेट में आए हुए थे। नेट को पढ़ाते हुए मुझे बहुत अरसा हो गया हुआ है, और नेट को पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा हो गया, और स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, और बहुत ही ब्रिलियंट आ रहे होते हैं। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, मैं ये बात आपको दावे से कह रहा हूं कि आप लोगों को नेट जितने हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं ना, इतने किसी इदारे के नहीं होते पूरे पाकिस्तान में। ये मैं आपको दावे से बात बता रहा हूं। अब यूट्यूब की हिस्ट्री में लिखे ऊपर जाके एनटीएस नेट वन शॉट, तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियो नजर आएंगी। कोई एक दो तीन चार नहीं नजर आएंगी, आपको सैकड़ों वीडियो नजर आएंगी जो नेट पे मैं बना चुका हूं, और नेट पे उन वीडियोस को देख के कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। थिंग इज कि मैंने नेट के बहुत ये वेरिएशन देखी है कि नेट में कौन कौन से एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने, या आप इधर उधर से जहां से सुनते होगे ना, तो वो उनका एक आधे साल का एक्सपीरियंस होगा, एक दो तीन चार नेट का होता है। तो इसलिए जो मैं एमसीक्यूज आपको करवाता हूं ये ओरिजिनल होते हैं, नेट में आए हुए। और दूसरे नंबर पे ये बहुत रेलिवेंट होते हैं नेट के। अब जैसे यहाँ पे इजी भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे। अब नेट के सब्जेक्ट पोर्शन में एमसीक्यूज को इतने एडवांस लेवल के नहीं होते हैं, सिवाय दो नेट की मैं एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें एडवांस लेवल के आए थे। तो इसलिए इन तमाम एमसीक्यूज को अच्छा पढ़ लो, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपने बाकी तैयारी कैसे करनी है। देखो ना, अब इससे आइडिया लो कि फिजिक्स को कैसे तैयार करना है। अब जैसे दूसरा एमसीक्यूज है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी को चेंज हो रही है, हो तो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट पे हो रही है, तो एक्सेलरेशन तो पैदा होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज इनिशियल स्पीड, इतना है, व्हाट इज द टाइम ऑफ लाइट। अब टाइम ऑफ लाइट हमारे पास कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा अपॉन में जी, ऐसे ही है। तो ये टू टाइम ऑफ, अब वेलोसिटी उसकी ये 20 है, साइन ऑफ 30 कितना होता है 1/2, और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो ये आपको पता है 2 2 से कैंसिल हो गया, और 10 2 जा, तो कितना होगा इसका टाइम ऑफ लाइट, दैट विल बी 2 सेकेंड। गॉट इट। यहाँ पे देख लेते हैं ना, तो ये कितना बन गया 2, और वेलोसिटी उसकी कितने यार 20, और साइन ऑफ 30 हमारे पास कितना होता है 1/2 होता है, ऐसे ही है। और नीचे हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया, तो ये 2 10 20, 10 2 हमारे पास 20 आ गया। तो ये हमारे पास 20/10, तो ये हमारे पास कितना बनता है, दैट इज 2 सेकेंड। गॉट इट।
तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 2 सेकेंड। अच्छा जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना 2 VI sin थीटा अपॉन में जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि द यूनिट ऑफ इंपल्स इज द सेम एज द यूनिट ऑफ। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे पास इंपल्स होती है ना, वो क्या होती है, इंपल्स इज इक्वल टू एफ, इंपल्स हमारे पास होती है एफ क्रॉस टी। यदि इंपल्स को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इंपल्स विल बी इक्वल टू एफ क्रॉस में टी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज याद रख लो कि इंपल्स हमारे पास किसके इक्वल होगी, इसको जरा हम निकालने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला पड़ा हुआ है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, पढ़ रखा है ना, ये चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास से डेल्टा पी किसके इक्वल आ गया, एफ क्रॉस टी आ गया। अब देखो एफ क्रॉस टी तो हमारे पास क्या इंपल्स है, तो ये डेल्टा पी इक्वल टू इंपल्स आ गया। तो यहाँ पे क्या मैं ये चीज कह सकता हूँ कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम भी तो एक मोमेंटम ही होगा ना, चेंज इन मोमेंटम भी तो किसको बताता है, मोमेंटम को ही बताता है। तो इसलिए जो इंपल्स होगा इसके यूनिट बिल्कुल सेम होंगे किसकी तरह के, जिस तरह के मोमेंटम के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्स एज 5 kg ऑब्जेक्ट फॉर 2 सेकंड, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट। अब चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, अब फोर्स 10 न्यूटन एक्स ऑन अ 5 kg ऑब्जेक्ट, मैथ दे दिया और टाइम भी दे दिया, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है हमारे पास। अब एक्सेलरेशन पता है, नहीं पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए का पता है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम बनेगा, फोर्स कितनी है 10 न्यूटन की, मास कितना 5 kg का, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गॉट इट। अब ये एक्सेलरेशन इधर पुट कर दो 2। अब डेल्टा वी निकालना है, टाइम कितना है 2 सेकंड का, तो डेल्टा वी कितना निकला है 4, 2 into 2 दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो अ 10 kg ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड टू हाइट ऑफ 5 मीटर, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, यू नो वेरी वेल, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मैस कितना गिवन है 10 kg, ग्रेविटी कितना है 10 ले लो, हाइट कितना 5 ले लो, तो ये 10 into 10 100 into 5 दैट विल बी 500 जूल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट का मतलब होता है टाइम, रेट का मतलब होता है टाइम, याद रख लो। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क अपॉन में टाइम किसको बताता है, पावर को बताता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें पूछा जा रहा है कि द वर्क डन इज स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर इज 5 जूल, व्हाट विल बी द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट बाय 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, एक वर्क डन हुआ 5 जूल का जब 10 सेंटीमीटर तक किया गया, अगर उसको 20 तक करेंगे तो वर्क डबल हो जाएगा ना, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा, गॉट इट। तो ये भी ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन विल बी 10 जूल, तो 10 जूल का हमारे पास वर्क डन हो जाएगा, गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज देखना आप लोग कि हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वर्क डन हमारे पास होगा, वर्क डन हमारे पास एफ डॉट डी के इक्वल होता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग बाई 10 सेंटीमीटर इज 5 जूल। 10 सेंटीमीटर पे 5 जूल है, अगर ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब 10 से 20 तक स्ट्रेच किया तो वर्क भी डबल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे याद रखें काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती है, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में रोटेट करवाने के लिए कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटी की या सेंट्रीफ्यूगल या मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि अर्थ लगा रहा होता है सैटेलाइट पे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, आप लोग जानते ही हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जैक्ट वैल्यू है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी। तो ये लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ग्रेविटी एंड लेंथ पे होगा, मैथ्स पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद इफ द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज डबल बट द मास रिमेंस द सेम, व्हाट हैपेंस टू ग्रेविटी, ग्रेविटी पे क्या होगा। यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल, रेडियस को डबल किया गया एंड मास रिमेंस द सेम, व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटी, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस आर स्क्वायर के डबल किया तो 1/4 टाइम हो जाएगा, तो बिकम्स 1/4 टाइम, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ प्लैनेट पे, हाइट ऑफ सैटेलाइट पे, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन।
फिर है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन अकर्स मेनली इन, के हीट ट्रांसफर कंडक्शन किसके अंदर ज्यादातर हो रही होती है, सॉलिड्स के अंदर, आप लोग जानते ही हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज अ स्टेटमेंट ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट वन फॉर्म टू अदर, अदर टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ में कन्वर्ट हो सकती है। व्हाट इज द व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज द प्रेशर विल बी, भाई जब भी टेम्परेचर गैस का इंक्रीज होगा तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रो रेडिएशंस बोलेंगे। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होती है, आप लोग जानते ही हो कि ये हमारे पास स्टील में होगी, क्यों, क्योंकि स्टील एक सॉलिड है, तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में होती है। फिर कन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इमेज दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी बियॉन्ड 2f, अगर इसको बियॉन्ड 2f रखेंगे तो हमारे पास जो इमेज की नेचर होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर होगी। उसके बाद है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड और वाइब्रेशन पर सेकंड, सो राइट ऑप्शन विल बी हर्ट्ज, यहाँ पे सिर्फ हर्ट्ज ही गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेनन रिस्पांसिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग, क्योंकि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू कलर की हो रही होती है, और ये लैम्डा के इन्वर्सली होती है, जितनी लैम्डा कम होगी उतनी उतनी हमारे पास स्कैटरिंग, उतनी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो ब्लू की लैम्डा सबसे कम होती है, रेड की लैम्डा सबसे ज्यादा होती है, ब्लू की सबसे कम तो खैर नहीं होती है, विब ग्योर के मुताबिक, विब ग्योर के मुताबिक यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर बात करूँ ना ब्लू और रेड में, तो ब्लू की कम होती है वेवलेंथ और रेड की ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली ब्लू की वेवलेंथ कम है तो इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन रेडार, रेडार में कौन सी यूज की जाती हैं, दोज आर माइक्रोवेव्स, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच इज ओम्स लॉ स्टेट दैट वी इज इक्वल टू आई आर, और ये हमें कहां पे नजर आ रहा है, वी इक्वल आई आर अल्फा ऑप्शन में। और यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आता है कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कौन सा होता है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, क्या इसमें रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट होगा, क्या 1/r इसमें कांस्टेंट होता है, सी ऑप्शन है क्या यहाँ पे रो कांस्टेंट होता है, डेल्टा ऑप्शन है क्या यहाँ पे हमारे पास ये ऑल कांस्टेंट होते हैं। सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मैसेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 योर असाइनमेंट, प्रॉपर ऐसे लिखना नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं नीचे आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। आप लोगों ने लिखना है सर क्वेश्चन नंबर 26 योर असाइनमेंट आंसर इज, पूरा लिखना है, मुझे बताओ इसमें से कौन सा होगा। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ओहम्स लॉ के अंदर कांस्टेंट क्या होगा, ओहम्स लॉ में कांस्टेंट क्या होगा, बताओ जरा शाबाश। उसके बाद है इफ द रेजिस्टेंस इन सर्किट इज डबल द करंट विल बी, भाई रेजिस्टेंस को डबल कर दिया ना तो करंट हाफ हो जाएगी, तो करंट हमारे पास कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हाफ का मतलब यहाँ पे कोई दिया हुआ हाफ तो नहीं है, तो डिक्रीज आ जाएगी, बी ऑप्शन। उसके बाद ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ पावर लेवल को क्या करेगा, वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा वोल्टेज को, आप लोग जानते ही हो। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर बिल्कुल बात ठीक लिखी हुई है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, इनसाइड हमारे पास कितनी होगी, वो जीरो तो नहीं होगी ना, वो बी इज इक्वल म्यू और एन आई होगी, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होगी। और वो कितनी होती है, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास मैथ का पोर्शन आ जाता है कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 3 या y इक्वल टू ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 9 प्लस 16 दैट विल बी 25, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये सारे नेट के अंदर आ चुके हैं। द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 50, इसका n इंटू n माइनस वन अपॉन में 2, तो n हमारे पास 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 225 जा, अब 49 और 25 को मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 5 4 टेकन, 5 4 जा 20, 24, उसके बाद 2 9 जा 18, 1 टेकन, 2 4 जा 8 और एक 9, तो 5 12 1 12, तो 12 25 कहाँ पे, अल्फा ऑप्शन में, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय, अ नंबर इज, a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है if 15x इक्वल टू इतना, देन फाइंड आउट द x वैल्यू, बहुत ही इजी है। यहाँ पे 15x माइनस 3x इक्वल टू 48 आ गया, दैट विल बी 12x इक्वल टू 48, यहाँ से x इक्वल टू 48 बाई 12 आ गया, तो यहाँ पे इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 5। ये हमारे पास 12 टू जा 24, 4 जा 48, 12 4 जा 48 हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 80 व्हाट इज दैट नंबर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इफ 40%,
40% अपॉन में 100 ऑफ ए नंबर x मान लो इज 80 नंबर निकालना है। तो ये बन गया हमारे पास, यहाँ पे इसको 2 पे कर लेते हैं, तो दैट विल बी, अगर आप इसको डिवाइड ना भी करें बाद में जाके डिवाइड कर लेते हैं अब भी चलेगा, तो x इक्वल टू 100 उधर चल के मल्टीप्लाई हो गया और 40 उधर चल के डिवाइड हो गया। 42 जा 80, 100 टू जा 200, तो राइट ऑप्शन देखो कहीं पे 200 आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सी ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के सॉल्व फॉर दिस वन, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है ये x अपॉन में 2x-3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 10x-15, तो ये इधर आ जाओ, इसको इधर भेज दो, तो 11x इक्वल टू 15 बन गया हमारे पास। या आप, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर उसने सॉल्व फॉर x बोला हुआ है, तो x की वैल्यू को बस निकालना है ना, तो ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू को हम इधर सिंपली निकाल लोगे, ये देखो इस क्वेश्चन को लो और यहां से 2x इक्वल टू 5 प्लस 3 आ गया, तो 2x इक्वल टू 8 आ गया और x इक्वल टू 4 आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर, इसके रूट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पे अगर देखोगे इन दोनों को, तो यहाँ पे 2 भी हमें कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐड करो माइनस और मल्टीप्लाई करो तो 6, x कॉमन आया, x-3 -2 कॉमन आया, x-3 इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब है x-3 इक्वल टू 0 है, या हमारे पास x-2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 और 3 कहां पे दिख रहे हैं, अल्फा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट विल बी a प्लस b और a माइनस b, कहां पे दिख रहा है, अल्फा ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इक्वल टू ये, b इक्वल टू ये, तो इसका वैल्यू निकाल दो, बहुत ही ईजी है, a की जगह पे क्या 3 का स्क्वायर 9, b की जगह पे -2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू a की जगह पे 3 और b की जगह पे -2, तो ये बन गया 13 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, तो ये बन गया हमारे पास 25, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x-2 x-4 इक्वल टू 0 देन पॉसिबल वैल्यूज फॉर x विल बी, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 निकल आया और x इक्वल टू -4 निकल आया, तो देखो 2 -4 किधर नजर आ रहा है, 2 -4 मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस ये 5 और इस ये कितना होगा, तो याद रख लो मैथ की दुनिया में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो होता है 1/2, ये हमारे पास बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस, इसको मैं लिख सकता हूं, तो 1/2 आपके पास बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना, हाइट 5 है, बेस आप लोगों के पास 10 है, तो आप लोग जानते हैं 2 5 5 इंटू 5 दैट विल बी 25, एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर के अंदर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद साइड इतना, हमारे पास कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब बन गया, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 इंटू 4 दैट विल बी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज 6 साइड्स और व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे अगर देखें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इक्वल टू ऊपर हम ले लेंगे इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 36 और ये 64, ये 100 बन गया, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज 10, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, दैट इज 10 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, अब यू नो वेरी वेल के सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस तो इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे देखो 2 पाई, पाई का पाई आ गया, आर की जगह पे 7 आ गया, तो दैट विल बी 14 पाई ना, 14 पाई, तो सर्कमफेरेंस भी तो एक लेंथ है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे, तो 14 पाई सेंटीमीटर किधर दिख रहा है, ये हमें अल्फा ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर हैज अ पेरीमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया, अब आप लोग जानते हो कि एरिया ऑफ किसका वाला, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर, भाई सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, या उसको पाई एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर का एरिया ना वो तो हमारे पास इसके इक्वल होता है, और पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर सारी साइड्स को इकट्ठा कर दो, ऐड कर दो, पेरीमीटर ना स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, तो ये 4x बन गया, भाई क्यों ना इधर से x निकाल के ऊपर पुट करें, हाँ काम तो चलेगा, पेरीमीटर कितना है 24 इक्वल टू 4x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, अब ये 6 उठा के ना इधर पुट कर दो, क्या मसला है, तो 6 का स्क्वायर कितना बनता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा इक्वल, अब ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है,
ये तो 1/2 है, बीटा ऑप्शन है भाई। साइन 30 डिग्री किस पे होता है, ये 1/2 टू वैल्यू देता है। और अगर कोसाइन 30 डिग्री पूछा जाता तो ये हमारे पास होता है √3/2, जिसको लिखा जा सकता है 0.866। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। tan थीटा इक्वल 145 पे होता है भाई जान, 45 पे होता है। द वैल्यू ऑफ कोसाइन 90 किस पे होता है भाई, कोसाइन 90 तो 0 पे होता है। उसके बाद है द साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 के इक्वल होता है। अल्फा बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर ऑपोजिट साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द साइन थीटा। अब आप लोग जानते हो कि साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, ऑपोजिट साइड को तो परपेंडिकुलर बोलते हैं और बेस को बेस ही बोलते हैं या एडजेसेंट बोलते होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट बोल लो, परपेंडिकुलर बोल लो, या ये वाला साइन बना लो। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और बेस को एडजेसेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट टू परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास 6 आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 आ गया। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 3/5। 3/5 का मतलब कितना होगा, 0.6। गॉट इट। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। अच्छा, ये मैंने 2x पे स्पीड नहीं की, मैं बोल ही तेज रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ना, मैं इतना लंबा चौड़ा इस वीडियो को ना मैं आराम आराम से जी बेटा ये वो करके, यूट्यूब पे ऑप्शन है कि थोड़ा सा इसको स्लो भी कर लो। यूट्यूब पे ऑप्शन है इसको जरा तेज और भी तेज कर लो, फास्टर देन फास्ट कर लो, ठीक है। तो ताकि ना आप लोगों का टाइम कम लगे और ज्यादा चीजें आप समझ लो, ठीक है ना, मेरा टारगेट ये है। तो नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में पहला एमसीक्यू है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ कार्बन 14 इज। अब आप लोग जानते ही हो कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इनको हम क्या बोलते होते हैं, इनको हम एटॉमिक नंबर बोलते होते हैं, ठीक है ना। ये एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग न्यूट्रॉन्स को निकालना चाहते हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन का जो हमारे पास पूछा गया है C14 वाले का, तो एटॉमिक मास 14। और आप लोगों को पता ही है कि इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 14 माइनस 6 दैट विल बी 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 8। अब एक चीज याद रखिएगा, कार्बन का जो आइसोटोप यहाँ पे यूज किया गया ये 14 है। आप लोग जानते हो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक मास C14 को लिया गया ना, तो C14 एटॉमिक मास यूज करूंगा। और उसके बाद प्रोटॉन तो आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर तो कार्बन का 6 फिक्स रहता है, एटॉमिक मैसेज चेंज होते हैं, 12 13 14 है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने निकल आएंगे, ये हमारे पास 8 निकल आएंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी 8C ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप लोग जानते हो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। कन्वेंशनली इसको लिया जाता है 4.0, लेकिन ये हमारे पास एग्जैक्ट कितनी होती है, 3.97 के करीब होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एक एबिलिटी होती है, वो पावर होती है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन है और फ्लोरीन का यहाँ पे बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल एफ का Cl के साथ बॉन्ड है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन के फॉर एग्जांपल एफ और एच का बॉन्ड अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, एफ और एच के अंदर बॉन्ड में आप लोगों को पता ही है कि एच एफ का जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। फिर द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन एंड Cl इज आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप लोगों के नेट में पूछा गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द लाइटेस्ट, सबसे लाइट गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.008। तो ये लाइटेस्ट है। फिर है विच ऑफ द व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2SO4। अब इसका मोलर मास याद रख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस सल्फर का हमारे पास से 32 और प्लस 4 × 16। तो यहाँ पे ये 2 प्लस, अब यहाँ पे सल्फर का 32 और प्लस 4 6 24, 4 4 1 4 और 2, तो ये 64 हमारे पास हो गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखना 4 6 4 24 4 आया और 2 टेकन, 4 1 4 और 2 6 आ गया, ऐसे ही है। अच्छा जी, आप लोग जानते हैं 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 6 4 24, 4 आया, 2 आया और 6 4 एक पर 4 और 2 6। तो ये हमारे पास 64, तो ये टोटल हमारे पास कितना बना, 34। 34 प्लस 64, तो ये हमारे पास कितना बना, ये हमारे पास 68 78 88 98, तो 98 ग्राम पर मोल हमारे पास बनता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। गॉट इट। तो ये बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था नेट के अंदर, द कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, द कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द कंबस्शन मीथेन CH4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का आप लोगों को CH4 यहाँ पे कोफिशिएंट कितना नजर आ रहा है, तो यहाँ पे देखें
वो उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ कंबस्शन। पहले चेक करो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हैं, दो, और यहाँ पे दो और एक तीन, तो इसका कोफिशिएंट कितना बनेगा, दैट विल बी टू। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ जहाँ पे CH4 को यूज किया गया है, तो यहाँ पे हमें किसको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें टू को यूज करना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट टू होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, ये ऊपर वाली बैलेंस नहीं थी, लेकिन हमें पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उससे ऑक्सीजन के कोफिशिएंट देखने हैं। फिर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन दैट एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही होती है। तो रिलीज हीट कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन। रिलीज को रिपेल भी बोला जाता है, हीट का रिपेल होना या एमिट होना। तो ये सारे वर्ड एक ही चीज को डिस्क्राइब करते हैं, हीट का रिलीज होना या रिपेल होना या एमिट होना। उसके बाद है हमारे पास के द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। न्यूट्रल सोल्यूशन की आप लोगों को पीएच, सॉल्ट जिस तरह 7, वाटर की पीएच 7 है, उसके बाद वो न्यूट्रल है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पे हमारे पास अल्केन क्या होगा, दैट विल बी C2H4, नहीं, C3 और H8, ये हमारे पास अल्केन होगा। CN यानी C की जगह 3, H2, ये हमारे पास H को निकालने के लिए 2 3 6 + 2 8, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट वुड बी अल्केन। उसका सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास तमाम एमसीक्यूज है जो मैंने आप लोगों को डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने एनटीएस नेट का टेस्ट देना है, एनटीएस नेट 3 को देना है, तो लाजमी तौर पे इन एमसीक्यूज को आप लोगों ने ओवरव्यू एमसीक्यूज का आप लोगों ने कर लेना है, और वीडियो को रिवाइंड करके देख लें जहां से ना समझ आई हो। दैट वाज ऑल अबाउट एनटीएस नेट सब्जेक्ट पोर्शन 1 शॉर्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को तमाम ये डिटेल के अंदर तमाम चीज़ें बताई, इसके टॉपिक्स करवाया आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एनटीएस नेट के एक प्रॉपर वे में स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। तो लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन जाए, आप लोगों की टेंशन फिर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। आप लोगों को मुकम्मल तैयारी करवा देंगे, चाहे आप लोगों ने एनटीएस नेट देना है, ये नेट 3 देना है, नेट 4 देना, 5 देना है, तो ये आगे लास्ट ट्राइज है आप लोगों के पास, जो नेट 4 है, उसके बाद नेट 5 है और नेट 6 है, ये लास्ट ट्राइज हैं। रिमेंबर माई वर्ड एंड नोट माई वर्ड, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आप लोगों के पास 3 नेट्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर कर लेना है, ठीक है ना। तो यही आपके पास है। फिर फास्ट का टेस्ट है, बोर्ड के एग्जाम्स भी आप लोगों के पास हैं, यहाँ पे आपका बोर्ड का एग्जाम भी आ जाएगा, लेकिन इसको मिस नहीं करना, नेट 5 को भी, नेट 6 को भी। लास्ट ट्राइज हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अपने मार्क्स को लाजमी तौर पर शेयर करना है, इस नंबर को नोट कर लें, इस पर आपने तमाम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करना है, जो एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों ने इस नंबर पे अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर करना पास एजुकेशन सिस्टम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।